ओके, वंस अगेन एवरीवन वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर क्रमांक 3 विद्युत धारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर आई थिंक 4 या 5 फिफ्थ है ये लेक्चर नंबर 5 है ये। कल हमने देखा इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में ओम का नियम व्युत्पन्न किया, V बराबर आर आई करा ना। और V बराबर आर आई व्युत्पन्न करने के बाद हमने देखा कि R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए से तुलना करने पर रो का मान आ गया था। रो का मान चेक कर लें एक बार। रो बराबर M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये होता है ना भैया रो का मान। रो मतलब प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है ना। तो ये चालक का आंतरिक गुणधर्म है। अगर बाहरी शक्तियों का प्रभाव देखा जाए तो ये केवल तापमान पर निर्भर करता है। तापमान बढ़ाओगे तो श्रांतिकाल घटेगा, श्रांतिकाल घटेगा तो प्रतिरोधकता बढ़ेगी, और प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये हो गई बात। मैंने एक आपको ग्राफ बनवाया, आप सब लोगों ने ग्राफ बनाया होगा। आपने देखा होगा कि एक निश्चित तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रत्येक धातु का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता है। अगर उस तापमान को अगर आप कम करते जाओगे काल्पनिक रूप में, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो दिख रहा था कि कुछ ना कुछ है, मगर उस तापमान को यदि घटाते जा रहे हो तो पीछे की तरफ देखो, ग्राफ डॉट 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 लाइन कर करके एक रेजिस्टेंस 0 हो गया। रेजिस्टेंस क्या हो गया? एक तापमान होता है जिस पर रेजिस्टेंस 0 हो जाता है। रेजिस्टेंस 0 मतलब अवरोध 0, अवरोध 0, विरोध 0, प्रतिरोध 0, मतलब इलेक्ट्रॉन निर्द्वंद भागेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। समझ गए ना। तो इस घटना को क्या बोलते हैं भैया? अतिचालकता। क्या बोलते हैं? अतिचालकता। समझ गए ना। इस घटना को अतिचालकता बोलते हैं। ये घटना बहुत ही न्यून तापमान पर होती है, बहुत न्यून तापमान पर होती है। अब सवाल है कि क्या सर अतिचालकता में इलेक्ट्रॉन जब इतने फ्री हो जाएंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन को बहाने के लिए क्या हमको वोल्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री तो होंगे, अंट संट भागेंगे, उल्टे सुल्टे भागेंगे। समझ गए ना। तो आपको मगर कम वोल्टेज में ही, कितने में? बहुत सारी धारा मिलेगी। समझ में आया ना। क्योंकि अतिचालक बन चुके हैं वो। पहले मतलब जो कि यहाँ काम चालक के केस में 10 वोल्ट पे होता था, अब वहाँ पे कितने वोल्ट पे हो जाएगा? 1-2 वोल्ट पे। समझ गए। चलिए, तो कल की लेक्चर यहाँ तक हमने ये सब बातें की थी। आगे आज इस चर्चा को बढ़ाते हैं। अब भैया आज का टॉपिक लिखिए, कार्बन कोड प्रतिरोध। कार्बन कोड प्रतिरोध, कार्बन कोड प्रतिरोध। ठीक है। भैया देखिए ऐसे कार्बन कोड प्रतिरोध। आपको याद होगा उस दिन जब अपन ने ट्रांसफार्मर फोड़ा था। हाँ ना, ट्रांसफार्मर नहीं फोड़ा था। क्या फोड़ा था भैया? वो एक सर्किटरी में लेकर के आया था। हाँ यस, कैपेसिटर पूरा। उस सर्किटरी को बोलते हैं पीसीबी। क्या बोलते हैं? रखे हो भैया? कोई लाए हो? दिखाओ यार, रखे हो तो दिखा दें, बच्चों को दिखा दे वीडियो में भी। अरे तूने तो ऐसा रख रखा यार, लेकिन जैसे सोना रखा रखा। हाँ, बढ़िया भाई। तो ये सर्किट अपन ने तोड़ी थी पीसीबी। हाँ भैया दिखा रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं। तो ये है भैया ट्रांसफार्मर। क्या है ये वोल्टेज का लेवल कम करने के लिए लगता है, क्योंकि जब अपन को सप्लाई मिलती है तो 220 की मिलती है। 220, मगर अपने जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं वो 3 वोल्ट पे काम करते हैं। हाँ है ना। तो भैया 220 के टनाटन डांस को 3 वोल्ट का हल्का फुल्का डांस बनाना है, उसके लिए लगता है ये ट्रांसफार्मर। आपको दिख रहा है येलो कलर का, इसके ऊपर टेपिंग किया हुआ है। ओके, इसमें 2 कॉइल होती हैं, एक प्राइमरी कॉइल, एक सेकेंडरी कॉइल। देन उसके बाद मैंने क्या बताया था भाई साहब? हाँ ये मिल गया भाई, आज जो अपन को पढ़ना है ये है। ओहो, ये है भैया, इसे बोलते हैं कार्बन कोड रेजिस्टेंस, कार्बन प्रतिरोध है ये। ऐसे आपने देखा होगा है ना। ये देखिए इस तरीके से, फुल रेजोल्यूशन में ला पाना मुश्किल हो रहा है। तो ये जो है ये कार्बन कोड
कार्बन प्रतिरोध है। ये दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है? ये कार्बन प्रतिरोध है। बड़ा होता तो अच्छा दिखता, मगर इतने ही छोटे आते हैं, बड़े बहुत कम आते हैं बड़े बहुत कम आते हैं। ये लो, आज इस पर बात करेंगे, कार्बन प्रतिरोध पर। और क्या भाई साहब, ये आईसी होती है 6 पैर वाली। देख लो भाई साहब, 3 पैर आपको दिख रहे होंगे इस तरफ है ना, 6 पिन आईसी बोलते हैं इसको, और 3 पैर इस तरफ आपको दिख रहे हैं। तो ये 3 पिन इधर है, 3 पिन इधर है, ये आपको आईसी दिख रही है। इसमें कई टाइप की आईसी आती हैं, तो एक प्रकार से वर्गीकरण कर पाना मुश्किल है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, तुमने इसको अच्छे से रखा, मज़ा आ गया देख करके तुम्हारी व्यवस्था। लो भाई, अब है, हाँ अब है। तो अपने कैपेसिटर का भंडार लेके आए भाई साहब। हाँ, ये बिग मैन, बड़े वाले, क्या है भैया? ये कैपेसिटर। क्या है ये? कैपेसिटर। इनको मैंने रीडिंग भी आपको पढ़ना बताया था कि कैपेसिटर को पढ़ा कैसे जाता है। तो ये कैपेसिटर है, ये जो आपको दिख रहा है ये कैपेसिटर है, ठीक। चलिए, कैपेसिटर के बारे में चर्चा हो गई थी। देन इसके बाद मैंने बताया था भाई साहब, ये फ्यूज बॉक्स अपन ने देख लिया था। ये लगा हुआ है, ये फ्यूज बॉक्स है, इसको खुल भी जाता है ना, इसका फ्यूज अपन ने निकाल लिया था, अपने काम में आएगा, है ना। हाँ ठीक है, उसको रख दिया अपन ने। ये फ्यूज बॉक्स है, उसके ऊपर ये ब्लू कलर की जो आपको दाल जैसी शेप दिख रही है, ये भी क्या कैपेसिटर है। और ये इसके साथ में यार ये कार्बन रेजिस्टेंस लगा हुआ है एक, ये देखो, ये छोटा वाला, ये कार्बन रेजिस्टेंस लगा हुआ है येलो से कलर का। और इसके बगल में ये जो 3 लगे हुए हैं, यस, ये देखो 3 जो लगे, 4 लगे लाइन से, 1 2 3 4, जिनका एक टर्मिनल जो है वो सुनहरे कलर का है और एक टर्मिनल ब्लैक कलर का है, सुनहरा, गोल्डन नहीं बोलते सुनहरे को, सिल्वर एंड ब्लैक, है ना। तो है ना, वट एवर जो भी है, वह सिल्वर कलर का कह लो यार, है ना, गोल्डन सोने का, हाँ चांदी कलर का कह लो। तो यार ये जो है इनको क्या बोलते हैं, बोलो, याद है? डायोड। क्या है ये? डायोड। ये क्या काम करते हैं? एसी को डीसी में बदलने का, समझ गए? अभी आएगा अपने आप अपन को, है ना। तो ये डायोड है, देख लो लिखा भी हुआ है डायोड D1 D2 D3 D4, और इसके आगे लिखा रेजिस्टेंस 2। ये लो भाई, बहुत बढ़िया। तो आज हमारी चर्चा का विषय है कार्बन कोड रेजिस्टेंस, कार्बन प्रतिरोध। दिख गया भैया कार्बन प्रतिरोध? हाँ, अब कार्बन प्रतिरोध आपको मैंने बता दिया है। अब कार्बन प्रतिरोध किसके बनाए जाते हैं भाई? नाम में कार्बन आ रहा है, मतलब इसमें कार्बन का इस्तेमाल तो होता होगा, और अशुद्धियां डाल करके इन्हें प्रतिरोध बनाया जाता है ना। तो अब हमारे काम की चीज़ ये है कि हमें कार्बन प्रतिरोध का मान पढ़ने आना चाहिए। आपने जैसे दिया मेरे को वो कि सर ये है मेरे पास कार्बन प्रतिरोध, इसमें 4 कलर हैं, देना यार, तुम देना नकुल, तुम्हारे पास है। तो उसमें 4 कलर हैं, तो उन 4 कलर को देख करके आपको उसका काउंटिंग करना आना चाहिए कि प्रतिरोध कितने का है ना। तो आज अपन आपको सिखाएंगे कि कार्बन प्रतिरोध की गणना, उसका प्रतिरोध का मान कैसे किया करते हैं। ठीक है बेटा, कार्बन प्रतिरोध का मान कैसे किया करते हैं। ये देखिए जी भैया, ये आपके सामने जो प्रतिरोध, कार्बन प्रतिरोध मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे हाथों में जो है, ठीक है भाई साहब, मेरा चेहरा मत फोकस करे यार, ये कैमरा भी बिल्कुल पहचाने लग गया मेरे को। हाँ, मेरे को फोकस करता हर टाइम। ये कार्बन प्रतिरोध जो भाई साहब आप मेरे हाथ में है, ओके। अब ये कार्बन प्रतिरोध में आपको 4 कलर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 4 कलर। सबसे पीछे से काउंटिंग की जाती है, मतलब क्यों? गोल्डन जो होता है, गोल्डन 3 कलर, गोल्डन, सिल्वर और नो कलर, मतलब एक गोल्डन, एक सिल्वर और एक कोई कलर नहीं, वो सबसे ऊपर रहेंगे और ये सबसे नीचे रहेगा। तो इसमें तीन नीचे वाला कलर दिया हुआ है भाई साहब ब्राउन। क्या दिया है? ब्राउन। फिर दिया है ब्लैक, और फिर दिया है येलो। ब्राउन है, ब्लैक है, येलो है, एंड देन उसके बाद है गोल्डन, है ना। अभी मैं आपको इसकी कोडिंग सिखा दूंगा। ब्राउन, ब्लैक, येलो और उसके बाद गोल्डन है। तो आइए इसकी कोडिंग कैसे करते हैं। अब आप लोग इसको हाथ में लेकर के देख लो, जिससे कि तुम्हारे मन में भी संतृप्त हो जाओ, सैचुरेट हो जाओ, ठीक है ना, कि हाँ भाई
चलिए, तो हम अपनी किताबों में, कॉपी में टिपिकल कार्बन कोड रजिस्टर्स ऐसे बनाएंगे। कार्बन प्रतिरोध हम इस तरीके का बनाएंगे, है ना। अब कार्बन प्रतिरोध में 4 बैंड होते हैं। पहला बैंड, पहला कलर, बैंड नंबर 1, ये बैंड नंबर 2, बैंड नंबर 3 और बैंड नंबर 4। भैया बैंड नंबर 4 होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ मतलब अशुद्धियाँ ज़्यादा हैं, नहीं हुआ मतलब अशुद्धियाँ ज़्यादा हैं। जी हाँ। अब एक टर्मिनल ये है और एक टर्मिनल ये है, ये अगला होता है, ये पिछला होता है। तो ये वाला जो बैंड होता है ना, चौथा वाला, ये अशुद्धि को शो करता है। अब आपके लिए इसको पढ़ने के पहले इसके लिए कोडिंग जान लो, कलर की कोडिंग जान लो। इसके लिए आपको जो ट्रिक याद रखनी है, वो ट्रिक जो है वो ये याद रखनी है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, है ना। बी रॉय कोई होंगे भाई साहब, बी रॉय कहाँ के हैं, ग्रेट ब्रिटेन के। कहाँ के हैं, ठीक है ना। हैज़ में कुछ मतलब नहीं है, एच से कोई कलर नहीं होता है। वेरी गुड वाइफ, उनके पास बहुत बढ़िया पत्नी है। हाँ, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन के पास बहुत शानदार वाली पत्नी है, गुड पत्नी, अच्छी भद्र महिला होगी कोई, इन द सेंस, हाँ, गुड वाइफ, ठीक ना। हैज़ गुड वाइफ, ठीक ना, हैज़ गुड वाइफ, ठीक ना। और क्या भाई, हैविंग ये मैं अपने से जोड़ रहा हूं, हैविंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। नेकलेस मतलब गलों का हार, नेकलेस मतलब गलों का हार, गले का हार, है ना। गलों क्या, एक ही तो गला होता है, कहीं गलों का हार नहीं आएगा। हैविंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। तो बी रॉय जो ग्रेट ब्रिटेन के हैं, उनके पास बहुत बढ़िया पत्नी है और उनके वो जो है गोल्डन सिल्वर नेकलेस पहनती है। आइए देखते हैं क्या देंगे भाई साहब। भैया बी का मतलब पहला कलर साहब ब्लैक, पहला कलर क्या है, ब्लैक, यस। अब नंबरिंग भी देते जाओ भाई साहब साथ साथ में। ब्लैक अगर कलर दिखे तो नंबरिंग कितनी है, 0। कितनी है, 0। तो ब्लैक कलर की नंबरिंग 0। दूसरा बी फॉर ब्राउन, ब्राउन को हिंदी में बोलते हैं भूरा, है ना, भूरा। चलो आर फॉर रेड, रेड का मतलब लाल। बहुत ऐसा कलर बताओ यार, रेड का मतलब लाल। वो एक बार मेरी बहन अंग्रेजी में बड़ी परेशान थी, उसको बताया था मैंने, लिखने को दिया सर ने, हाँ बता बेटा, हरी लाल आम खाता है। तो हाँ, तो उसने क्या लिखा, हरी को लिखा ग्रीन, इसको लिखा रेड। ईटिंग ए मैंगो, खाता ईट्स, है ना, ईट्स मैंगो। समझ गए ना, ये लिखा उसने, ग्रीन रेड ईट्स मैंगो। इतनी अलर्ट वाली अंग्रेजी लिखी उसने, तत्काल गुरुजी ने प्रणाम किया, बोले भाई आप तो बहुत एक्स्ट्रा दिमाग वाले हो। हरी लाल को भी उसने लिख दिया, हीरा लाल को डायमंड रेड लिख दे। हरी लाल ग्रीन रेड है तो हीरा लाल डायमंड रेड हो जाएगा ना। यस, ये सच्ची घटना है, इसलिए भूलती नहीं है ये चीज़ें, ये बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं, होनी चाहिए ऐसी घटनाएं जीवन में। नहीं, ये मेरे को नहीं पता सूर्यवंशम को क्या बोलते हैं, ये कमेंट बॉक्स में बचे। हाँ हाँ, वो जनरेशन, हाँ, ये सन जनरेशन ऑफ सन। चलो भैया, ओ के बाद क्या भाई, ऑरेंज। नंबर बोलो 3। वाई के बाद, वाई से येलो का बोलो 4। भैया जी मतलब ग्रीन, हाँ, ग्रीन का क्या होगा 5। अच्छा जी एक बार और आएगा अभी, ये देखो गुड, है ना। तो वहाँ पे जी का मतलब ग्रे है, क्या है बेटा, ग्रे का मतलब फिर है काय को 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8, ये 8 हो जाएगा, है बेटा। हाँ, फिर बी का मतलब ब्लू। ओके, कितना हो गया भैया 6। और वी फॉर वॉयलेट, वॉयलेट को हिंदी में बोलते हैं बैगनी, क्या बोलते हैं, बैगनी, है ना, वॉयलेट 7। और हैविंग, डब्लू फॉर वाइट,
दैट्स कुड बी ए वाइट बॉल, ओके, बट ये वाइट है। वाइट मीन्स कितना? 9। गोल्डन, भैया देखो हैविंग, अब एरर आ गई। गोल्डन, गोल्डन की एरर कितने परसेंट? सिल्वर की एरर कितने परसेंट? यार एक बार चेक कर लें, गोल्डन की कितनी? 5%। पहले सिल्वर, वही इसीलिए तो हैविंग सिल्वर गोल्डन नेकलेस। भैया सिल्वर की होती 5%, गोल्डन की होती है 10%, और नेकलेस मतलब नो कलर। नेकलेस मतलब भैया सिल्वर का तो सिल्वर ही कलर आएगा, गोल्डन का गोल्डन ही आएगा, और नेकलेस का मतलब क्या? नो कलर। नहीं भाई साहब, नो कलर में होती है 20% एरर। कितने परसेंट? 20%। बोलो आ गया समझ में? बोलो कोई दिक्कत? आ गया समझ में? चलो दी भाई, तो देखो कैसे करते हैं, अब इसका नाम कैसे लिखते हैं। ये याद तो होगा कि नहीं हुए? याद हो गए ना? हाँ हाँ भाई ठाकुर साहब, क्या हाल चाल है? याद है? हाँ ठीक है, चलो बढ़िया। अब भाई इसकी कोडिंग कैसे करते हैं देखो। जैसे मान लो आपके पास में 4 बैंड हैं, इस बैंड का कलर कोड आया ए। कलर कोड कितना आया? छांट लिया यहाँ से, कलर कोड ए लिख लिया। इसका कलर कोड इतना का आया, इसका कलर कोड कितना आया, और इसका एरर कितना आया? डी। तो देखो कलर लिखने का इसका रेजिस्टेंस होगा आर बराबर, बेटा ए जो आया वैसे के वैसे ही टीप देना, 2 आया तो 2, 3 आया तो 3, बी को वैसे का वैसे ही टीप देना। बोलो हाँ। अब लगाना मल्टीप्लाई। अब क्या लगाना? अब जो तीसरा कलर कोड आएगा वो 10 की पावर में आएगा। क्या आएगा? 10 की पावर में, और यहाँ प्लस माइनस लगाना, और डी परसेंट में आएगा। किस में आएगा? डी परसेंट में। चलिए आइए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। चलो भाई साहब देखते हैं। एक आपके सामने कलर कोड दिया गया है। अरे ये तो बड़ा इजी दे दिया, लाल लाल लाल, है ना? कलर कोड जो बुक में दिया है तीनों ही लाल हैं, है ना? चलो भाई कलर कोड लाल लाल लाल, तो ये भी रेड है, ये भी रेड है, ये भी क्या है? रेड। और यहाँ पर रखी हुई है चांदी। क्या है? चांदी। सिल्वर है, सिल्वर का कलर दिया हुआ। कह रहा बताओ भाई साहब कितना होगा? चलो बोलो, रेड का कलर बोलो कितना? 2। तो भैया यहाँ पे भी 2। इसका अगला बोलो कितना? 2। 10 की पावर में भी कितना? हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? 2 2 22, हाँ 22 2 2 लगातार। इंटू नहीं करना है बेटा, इंटू नहीं करना है, दोनों साथ साथ में बैठे हैं, है ना? इंटू होता तो मैं बीच में मल्टीप्लाई लगाता ना बेटा। 2 2 22 22 इंटू 10 की पावर 2 प्लस माइनस क्या है भैया? सिल्वर। सिल्वर की एरर कितनी होती है? 5% ओम लगा दीजिएगा, यही आपका आंसर है। आर बराबर 22 ओम, है ना? चांदी की एरर 10% ले रखी है यार। सुनहरा, ओ पहले सही था यार, पहले सही था, पहले सही था। हैविंग गोल्डन, गोल्डन की 5% है ना? हमारा बेटा सोना है, सोना, चांदी नहीं है, क्योंकि चांदी में इम्प्योरिटी ज़्यादा है ना? खरा सोना है अपना बेटा, है ना? ठीक है भाई साहब। हाँ यहाँ पे 10% कर दो भाई। गोल्डन में हिंदी में कंफ्यूज हो गया, वो गोल्डन को यार सुनहरा बोलते हैं हिंदी में, हैं? हाँ, और सिल्वर को चांदी बोलते हैं। सिल्वर को क्या बोलते हैं? चांदी। तो वो हिंदी में कंफ्यूज हो गया, मेरे को लगा सुनहरा मतलब सिल्वर होगा। ठीक है ना? चलो तो ये कितना लिखना था अपन को भाई साहब? 10%। नोट कर लो। तो ये आपका है। चलो उसका भी निकाल लेते हैं जो आपके हाथों में है। चलो भैया बोलो कलर क्या है पहला? पहला है ब्राउन, फिर है ब्लैक, गोल्डन नहीं होगा, येलो होगा। हाँ अरे वो दिखा रहा है इतना छोटा है, वो येलो है भाई साहब। ठीक है ना? वो बैंड बड़ी करेगा तो येलो समझ में आएगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है, कोई नहीं। चलो ब्राउन, ब्लैक, गोल्डन, येलो। बोलो ब्राउन का कलर कितना है भाई साहब? 1। ब्लैक का कितना? 0 0 चपका दिया, 1 0। येलो कहाँ? येलो 4 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4। भैया बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, समझ गए ना? बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, मतलब धारा को बहुत दबाएगा, धारा को बहुत कम करेगा, प्रवाह को रोकेगा, प्रवाह को रोकेगा। येलो और प्लस माइनस कितना? 5% ओम। देखो भैया 10 की पावर 4 यानी 10,000,
और 10,000 के साथ 10 का गुणा करो, कितना, 1 लाख। कितना हो गया, 1 लाख। तो 1 2 3 4 5 5 जीरो होते हैं 1 लाख में, और प्लस माइनस कितने परसेंट, ये देखो जे है भैया, इतना ओम का रेजिस्टेंस है। हाँ, और जे कितना है, 2200। ये कितना है, 2200। ये छोटा सा है। क्या बोले भाई साहब, अरे पॉइंट नहीं है बड़े भाई, कॉमा है। 1 लाख भारतीय सिस्टम नोट गिनने का है ना। हाँ, ये लो, ठीक है। अपन लगाते हैं किसके बाद, पहला लगाते हैं अपन इकाई सैकड़े के बाद, और इंग्लैंड वाले लगाते हैं मिलियन के बाद, 10 लाख होने के बाद मिलियन लगता है, फिर बिलियन लगता है। चलो छाप लो भैया जल्दी से। अरे बड़े लोग हैं यार बड़े लोग हैं यार। चलो ठीक है, लिख लिए हाँ, चलो 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 ठीक है भैया, बात खत्म करें, चले आगे। चलिए, अति चालकता की भैया डेफिनेशन मिल गई है। कल अति चालकता अपन नहीं लिखा पाए थे बेटा जी अति चालकता कल अपन नहीं लिखा पाए थे। अति चालकता की परिभाषा सुन लीजिए। कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के एकदम शून्य हो जाने की घटना को, कल मैंने बताया था कि तापमान कम करते जाओगे तो प्रतिरोधकता का भी ग्राफ देखा था आपने। तापमान के साथ प्रतिरोधकता कम तापमान पर कितनी हो जाती है, 0। प्रतिरोधकता शून्य हो जाएगी तो प्रतिरोध भी शून्य हो जाएगा। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। जिन पदार्थों में यह घटना पाई जाती है उनको अतिचालक कहते हैं। ठीक है। उपयोग, अतिचालकता का उपयोग भी सुन लो। यदि किसी ऐसे परिपथ में जो अतिचालकता की अवस्था में हो, एक बार किसी विद्युत स्रोत से विद्युत धारा प्रवाहित कर दें, तत्पश्चात विद्युत स्रोत को हटा लेने पर भी घंटों, दिनों और महीने तक उस परिपथ में धारा प्रवाहित होती रहती है। ये है भैया चमत्कारिक बात। मतलब कुछ ऐसा कि तुमने कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर एक बार मार दिया, अब इतना कम प्रतिरोध है कि वो स्ट्राइकर टक 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 आगे पीछे हो रहा है। समझ गए। इसी तरीके से विद्युत परिपथ सेट है। आपने एक बार बैटरी लगा करके स्विच चटकनी ऑन और चटकनी बंद, ऑन ऑफ कर दिया, मगर एक बार फ्लो सेट हो गया तो किसी को फुर्सत नहीं है देखने की भैया कोई ने स्विच बंद करा कि नहीं करा, क्योंकि इतना कम फ्रिक्शन है। अतिचालक प्रतिरोध शून्य, प्रतिरोध कितना, इतना कम प्रतिरोध है कि किसी को फुर्सत ही नहीं है देखने की। आई बात समझ में, कोई दिक्कत आई? हाँ, मतलब अतिचालकता के केस में ये विशेष बात है कि अगर आप इस स्विच को ऑफ भी कर दोगे तब भी करंट फ्लो होती रहेगी। समझ गए ना। ऑन करके ऑफ कर दोगे तब भी करंट फ्लो होती रहेगी। कब तक? दिनों, घंटों, दिनों और हफ्तों, महीनों तक। समझ में आया। तो अतिचालकता बड़ी काम की चीज़ है यार। अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ जाए तो अपने मज़े हो जाएं। समझ गए। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ जाए तो अपने मज़े हो जाएं। मतलब प्रतिरोध कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सरपट दौड़ेगा, विद्युत धारा सरपट बहेगी। मगर यार एक बड़ी प्रॉब्लम है, नुकसान क्या है? इतना कम तापमान है कि इतना कम तापमान वास्तविक परिस्थितियों में ला पाना संभव नहीं है। समझ में आया। इतना कम तापमान वास्तविक परिस्थिति में ला पाना संभव नहीं है। चलो, ये हो गया अतिचालकता। अब लिखिए भैया अगला टॉपिक, लिखिए प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन। बस भाई साहब खत्म हो गया कार्बन कोड प्रतिरोध। और बाकी थ्योरीज की अब जो है कथा कहानी किस्सा जो भी है, नाना नानी की कहानियाँ आप बुक से लिख लें। ठीक है ना। ये लिखा हुआ है इतना बड़ा, ये है ना। कार्बन प्रतिरोध समानतः 4 विभिन्न रंगों की संकेंद्रीय रिंग तथा बैंड ABCD होते हैं। प्रथम सिरे के बैंड को A बोला जाता है, द्वितीय बैंड को B, तीसरी को C, चौथा जो कि अशुद्धि के लिए होता है उसे त्रुटि सीमा में प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है। वाह, कल्याण हो गया हमारा। तो पढ़ ली कथा? बस ठीक है, तो उसको लिख लेना है। ये कथा आप खुद से लिखना सीखो, आने वाले समय में ये गायब हो जाएगी कथा वथा।
सीबीएसई में तो उतना ज़्यादा इसके मार्क्स भी नहीं मिलते हैं इस कथा कहानी को लिखने के। सीधे डेरिवेशन पे आओ, मेन बात करो। इस पे तो आप चाहे जितना चाहो लिख सकते हो, ठीक ना। चलो ये हो गई भाई बात। हम क्या बता रहे थे, प्रतिरोधों का संयोजन। चलो भाई ये लिखो, प्रतिरोधों का संयोजन अभी कुछ दिन पहले अपन ने भाई साहब संधारित्र का संयोजन पढ़ा, बोलो पढ़ा कि नहीं पढ़ा। संधारित्र में सीरीज में जो होता था वो यहाँ पैरेलल में होगा, और जो यहाँ पैरेलल में होगा वो यहाँ सीरीज में होगा। याद होगा वहाँ पैरेलल में होता था तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2, यहाँ पे वो सीरीज में होगा, है ना। यहाँ पे वो सीरीज में होगा, मतलब यहाँ पे R बराबर R1 प्लस R2, किस में, सीरीज में, यानी श्रेणी क्रम में। और पैरेलल में उल्टा चलेगा, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। आ जाओ भाई साहब, ले आओ रेजिस्टेंस 3 4। ये पहला रेजिस्टेंस R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस R2। माना n प्रतिरोध हैं, n ले लूँ या 3 ले लूँ, बोलो n ले लेता हूँ, चलो हाँ। माना n प्रतिरोध हैं, वे सभी एक दूसरे में श्रेणी क्रम में व्यवस्थित हैं, समझ गए ना। प्रथम प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धनात्मक सिरे से लगा हुआ है, कनेक्टेड है। प्रथम प्रतिरोध, अंतिम प्रतिरोध का अंतिम सिरा बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से कनेक्टेड है। इस प्रकार की व्यवस्था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाती है। हाँ भैया, चलो जैसे ही स्विच तुमने ऑन करो, पानी चली भल भला के लाइन, हाँ या ना, लाइन चली। सबसे पहले कौन को भैया, ठाकुर साहब को घर पहले है, हाँ या ना। फिर अपने जिन नुकुल मुकुल है ना, फिर मिश्रा जी, समझ गए ना। और भाई साहब लास्ट में बेन साहब डब्बा लाए बैठे, इंतजार कर रहे हैं, 2 बूंद गिर जाए 3 बूंद गिर जाए, हाँ या ना। भाई साहब देखो, मतलब सबके यहाँ विभवांतर अलग अलग आएगा। यहाँ पे विभवांतर कितना V1, यहाँ विभवांतर कितना, यहाँ विभवांतर कितना, और यहाँ पर लास्ट वाले में विभवांतर कितना Vn। क्योंकि श्रेणी क्रम में विभवांतर यानी ऊर्जा का स्तर जो होता है वो घटता जाता है। श्रेणी क्रम में ऊर्जा का स्तर क्या होता है, घटता है कि नहीं घटता। श्रेणी क्रम में जो ऊर्जा का स्तर होता है वो घटता जाता है। 100 लोगों को पंगत में बिठलवा दो और एक जन को पुड़ी वाले को दे दो डोंगा हाथ में, पुड़ी को ले बेटा 100 लोगों को पुड़ी दे आओ, 4 में तो 400 पुड़ी, हाँ या ना। जब वो 400 पुड़ी लेके चलेगा, पहले तो उसकी एनर्जी बड़ी मस्त रहेगी, पहुँचत 100 में बेचारों बेहोश होने लगा है, हाँ या ना, हाँ है ना, कहो पहुँचा ही ना पाए। तो भाई साहब V1 V2 V3 V4 अप टू Vn है। तो यहाँ पर कुल विभव, अब देखो भाई साहब, ये अब मैं नई चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये दिया गया विभव है, क्या है, दिया गया विभव। मतलब इस टर्मिनल के ऊपर, ये टर्मिनल, इनका नाम दे दो आपको देना हो तो, ये टर्मिनल A ले लो, ये टर्मिनल क्या ले लो। अगर ये A है तो ये भी क्या कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा, B। तो चाहे तुम इन दोनों के ऊपर बोलो, चाहे इन दोनों के ऊपर बोलो, इन दोनों के ऊपर ये जो स्रोत है बेटा, स्रोत है, ये स्रोत ने कितना विभव लगाया, V लगाया। कितना विभवांतर लगाया, V विभवांतर लगाया। इस टर्मिनल और इस टर्मिनल, यहाँ मत बनाओ, बेटर होगा वही बनाओ। ये तो अपने घर की तार है, मेन अपन वहाँ लगा रहे हैं। टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन जो भी है लगा रखी है। कुल विभवांतर कितना लगाया बेटा, V। पूरे स्रोत के ऊपर विभवांतर लगाया V। अब उस V विभवांतर में, अब आपको मैं आगे ये बताऊंगा कि ये विभवांतर भी पूरा कभी नहीं लगता है, ये विभवांतर भी पूरा कभी नहीं लगता है। अभी मैं आगे बताऊंगा। अभी शॉर्ट में समझने के लिए ये समझो, शॉर्ट में समझने के लिए ये समझो कि तुमने कहा कि हमने 6 पूड़ी खाई। कितनी पूड़ी खा ली भाई अब तक, 6 पूड़ी खाई। 6 पूड़ी की कैलोरीफिक एनर्जी तुम्हारी मान लो निकाली गई, सॉल्व करके आ गई भाई साहब, मान लो कितनी, 800 किलो कैलोरी। कितनी आ गई, आ गई भाई साहब, है ना, 8 किलो कैलोरी आ गई, 8 किलो कैलोरी, ठीक है ना। 8 किलो कैलोरी आपकी आ गई। मुझे ये बताओ, तुमने 8 खाई है, तुम्हें काम में लगा दिया गया, तो क्या तुम पूरी की पूरी 8 दे दोगे बाहर, मतलब 8 ली और 8 बाहर। इतना बढ़िया इंजन तो नहीं है भाई साहब किसी का दुनिया में। 100% दक्षता किसी की नहीं है कि हमने जितना खाया उतने का हमने एनर्जी बाहर दे दी, कैलकुलेट करके निकाला कि 8 पूड़ी में कितनी एनर्जी है और पूरी की पूरी एनर्जी बाहर दे दी। नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्यों?
क्योंकि तुम्हारी बॉडी जो कर रही है ना काम, उसे भी थोड़ा सा चाहिए है। 8 में से 1 किलो कैलोरी वो बॉडी ले लेगी और 7 किलो कैलोरी भैया बाहर दे देगी। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि उसका खुद का भी तो फ्रिक्शन है यार, बॉडी का बॉडी का खुद का भी तो फ्रिक्शन है। बोलो हाँ या ना? नई गाड़ी खरीदने गए, नई गाड़ी खरीदने गए, बोले एवरेज कितना है? बोले भैया 90 का देती है। खड़े करे, स्टैंड पे लगाए और रेस लेकर के चक्का घुमाने लग गए। 1 लीटर तेल डाल करके देखा, गाड़ी ने एवरेज दे दिया 85 का। कितने का एवरेज दे दिया? रोड पे नहीं थी, स्टैंड पे खड़ी थी, चक्का घूम रहा था, रोड कितने का एवरेज दे दिया? 85 का। हाँ या ना? कोई गांव का रहा होगा आदमी, बड़ा खुश होकर के नाचते हुए आ गया। 85 किलोमीटर दूर उसका घर था, 80 किलोमीटर था। वो बोला अब गाड़ी मेरी 85 का एवरेज दे ही रही है, 1 ही लीटर तेल जलाओ और पहुंच जाओ घर लेकर के। रोड पे गाड़ी चालू किया, गाड़ी बंद हो गई बीच में आकर के 60 किलोमीटर चल के। हाँ या ना? अब भैया पहले वो कह रहा 85 का एवरेज दे रही थी, अब दे रही है कितने का एवरेज? 60 का। क्यों? क्योंकि पहले घर्षण कम था और अब घर्षण ज़्यादा है। रोड का दबाव है, गाड़ी का खुद का दबाव पहले। अब भाई गाड़ी जब रोड पे आएगी तब तो गाड़ी का दबाव बनेगा। स्टैंड पे खड़ा कर दोगे तो चक्के गाड़ी का दबाव थोड़ा ना महसूस करेंगे। हाँ या ना? स्टैंड पे चक्के गाड़ी का दबाव महसूस करते हैं, मेन स्टैंड पे नहीं करते ना। तो यही बात यहाँ पे हो रही है भाई साहब, समझ रहे हो? मतलब यहाँ पर जो तुम लगाओगे एक्चुअली वो लगाते हो ई। क्या लगाते हो? ई। क्या लगाते हो? ई नया टर्म आने वाला है जिसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल। क्या लगाते हो? विद्युत वाहक बल। आएगा भी, आएगा आएगा आएगा। विद्युत वाहक बल ये लगाओगे, मगर ई पूरा का पूरा इस सिस्टम को नहीं मिलेगा। ई मान लो तुमने बाजार से सेल खरीद करके लेके आ गए, घड़ी वाला कितने का आता है भाई साहब? 1.5 वोल्ट। कितने का आता है? जैसे ही तुम सर्किट में लगाओगे, स्विच भी बना दो, स्विच की जरूरत है। जब तक स्विच ऑन नहीं करोगे, जब तक स्विच ऑन नहीं करोगे तब तक ये आपको 1.5 वोल्ट दिखाएगा कि मेरे पास 1.5 वोल्ट है, मेरे पास 1.5 वोल्ट है, मेरे पास 1.5 वोल्ट है। समझ गए? जब तक गाड़ी रोड पे नहीं उतारी तब तक एवरेज कितने का उसका? 85 का, 85 का। जैसे ही तुमने स्विच ऑन किया तो अब आपको ये 1.5 वोल्ट नहीं देगा, क्योंकि इसको खुद चलने के लिए भी थोड़ी सी वोल्टेज की ज़रूरत है। हाँ या ना? है कि नहीं है? बोलो भाई साहब, समझ में आया? तो ये जब तक सर्किट खुला रहता है तब तक विभवांतर का अधिकतम मान प्रदर्शित होता है। विभवांतर का अधिकतम मान, उसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं उसे? विद्युत वाहक बल। समझ में आया? मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जब तक स्विच ऑफ था, ऑन खुला हुआ था, खुला हुआ मतलब सर्किट ओपन था। बोलो हाँ, सर्किट क्या था? ओपन था। जब तक सर्किट ओपन था मतलब करंट कितनी? 0। करंट कितनी? ये देख लो भाई साहब, आई 0 पे है, आई कितने पे है? उस तब तक आपको मिल रहा था विद्युत वाहक बल ई। क्या मिल रहा था? विद्युत वाहक बल ई। आई बात समझ में? और जैसे ही करंट बढ़ने लग गई, जैसे ही करंट बढ़ने लग गई, आपको फिर ई नहीं मिलेगा। आपका ई जो है वो घटना शुरू हो जाएगा। ई जो है घटना शुरू हो जाएगा। आई बात समझ में? ई जो है क्या होना? घटना शुरू हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका ई घटना शुरू हो जाएगा, फिर आपको वी मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए इस पर अभी डिटेल चर्चा होगी, अभी हमारा ये टॉपिक नहीं है। मतलब आप ये समझ लीजिएगा कि आपको जो यहाँ पर सेल लगाने के बाद, स्विच ओपन करने के, स्विच क्लोज करने के बाद मतलब ऑन करने के बाद आपको ई नहीं मिलता, फिर आपको वी मिलता है। क्या मिलता है? वी। और वी जो होता है वो ई से क्या होता है? छोटा होता है। मतलब 1.5 का लेके आए थे, जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वी। और वी कितना मिलेगा? 1.4 या 1.3। समझ में आई मेरी बात? तो हम अभी ई की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको यहाँ पर। खैर टॉपिक पे वापस आओ, समझ में नहीं भी आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पुराना ढर्रा वही रहेगा चालू। वी वोल्टेज, कितना वोल्टेज? वी वोल्टेज। सीधे हमको वोल्टेज दिख रहा भैया, वोल्टेज कितना लगाया अपन ने? वी। समझ में आया? अब एक वोल्टेज का नया स्वरूप आपके सामने आ रहा है, जैसे मैंने उस दिन बोला था विभव पतित। क्या
क्या बोला था, या पतित विभवांतर, ठीक है ना, पतित विभवांतर। तो V वोल्टेज आपने लगाया है, वोल्टेज किसका नाम है, ऊर्जा का, एक तरीके से लेवल ऑफ एनर्जी, कई बार बता चुका हूं ऊर्जा का स्तर। तो V वोल्टेज है, इसको कितना वोल्टेज मिला, इसको कितना मिला, इसको कितना, इसको कितना, सब ने बांट बूट करके VN खत्म कर दिया वोल्टेज, सब ने अपनी अपनी जरूरत के हिसाब का वोल्टेज उड़ा लिया, समझ गए ना। मतलब श्रेणी क्रम में सबको बराबर बराबर वोल्टेज नहीं मिलेगा, समझ गए ना। जिसका बड़ा पेट वही होगा सेठ, जिसकी जितनी जरूरत थी उसने उतना वोल्टेज उड़ा लिया, उड़ा लिया, हाँ या ना। चलो भाई साहब, कुल वोल्टेज V बराबर V1 प्लस V2 डॉट 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 क्या VN, बोलो हाँ। अगर पूरे सर्किट की बात करें तो पूरे सर्किट एक ही धारा है I, बोलो हाँ। V बराबर RI यानी IR होता है कि नहीं होता। तो पूरे सर्किट की धारा कितनी, अब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कुछ तो होगा भैया, अपना पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन लगा है इसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ R सीरीज, क्या मान लेता हूँ। तो ये पूरा जब पूरे सर्किट का विभव है, विभवांतर है, तो I इंटू R सीरीज, बोलो बेटा हाँ या ना। हाँ बोलो, ये कितना होगा R1, ये कितना डा 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 I कितना RN, कॉमन लूँ I, एक लाइन कैंसिल कर दूँ कि अगला स्टेप में करूँ, कर दूँ, कॉमन लेकर के क्या हो गया पूरा का पूरा कैंसिल। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस RN डॉट डॉट डॉट, है ना। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध कह लो या तुल्य प्रतिरोध कह लो, सभी अलग अलग प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग होता है। भैया बीजगणितीय इसलिए बोल दिया क्योंकि अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। छाप लो फटाफट, फोटो ले लो। समझ में आ गया। ठीक है भैया, लिख लिए, बना लिए। अब भैया लिखो प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन हमारी व्यवस्था, घर की व्यवस्था, लाइट का अरेंजमेंट जो होता है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कनेक्शन। माना n प्रतिरोध इस प्रकार से व्यवस्थित हैं कि प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से कनेक्टेड है तथा प्रत्येक प्रतिरोध का अंतिम सिरा बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से सिरे से कनेक्टेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजित है। इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। समझ में आया। धारा आई, मंत्र से बोल रहे हैं, ठीक ना। धारा आई, विभव कितना V, संयोजन समानांतर है, समझ गए ना। सबकी देखो यहाँ तार की सुमड़ी बना करके, गुड़ी गुड़ी बना करके एक साथ खींच लें, बल लगा रहे हैं, है ना। बल बराबर बराबर जाएगा, जैसे ऐसे यहाँ पर धारा आई आ गई, पक्का धारा बटेगी, हाँ है ना। क्योंकि धारा के सामने कई रास्ते हैं, धारा के सामने कई रास्ते हैं। अब लॉजिकल बात है यार, अगर हर रास्ते का प्रतिरोध बराबर हुआ तो सब में धारा भी बराबर जाएगी, हाँ या ना। अगर सबका प्रतिरोध बराबर हुआ तो धारा भी बराबर बराबर जाएगी। चलो भाई साहब, आई बोलो, इसमें कितनी गई, इसमें कितनी, इसमें ये भैया I4 और इसमें IN, हाँ या ना। अच्छा, विभवांतर V है तो इस टर्मिनल में V लगा है, तो इस टर्मिनल में भी कितना लगेगा वोल्टेज, बोलो V, हाँ या ना। टर्मिनल वोल्टेज है, मतलब सबको समान एनर्जी मिलेगी, सबको समान विभव मिलेगा, सबको समान विभवांतर मिलेगा। वो विभवांतर कितना होगा, V। आगे बात समझ में। चलो भाई साहब, चलिए देखते हैं। V इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, IR, I इक्वल टू कितना, V अपॉन R। चलो आ जाओ भाई, कुल विभव नहीं देखेंगे इस बार, कुल धारा देखेंगे, क्योंकि बंटवारा किसका हुआ, धारा का। कुल धारा बराबर I1 प्लस I2 प्लस डा कितना IN, बोलो हाँ।
I बराबर कुल विभव V अपॉन R, पूरे सर्किट का पूरे परिपथ का ये रेजिस्टेंस है। क्या लिखूं, सीरीज की पैरेलल? हाँ, P लगा दो। क्या लगा दो? P लगा दो। R पैरेलल, क्योंकि पैरेलल है। बोलो भैया, ये विभव कितना? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन डॉट 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 V अपॉन, कॉमन लेके V से V कैंसिल हो गया, तो भैया 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन। जनरली क्वेश्चन में दो रेजिस्टेंस आते हैं जो पैरेलल में जुड़े रहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी सी आदत बना लेते हैं बच्चे लोग। क्या? 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन R बराबर पैरेलल का एलसीएम कितना आएगा, और ये ऊपर वो ऊपर मतलब R1 प्लस वही R2 प्लस R1 आएगा, पलट के लिख दिया। अब हमें क्या चाहिए? 1 अपॉन R पैरेलल नहीं चाहिए, क्योंकि 1 अपॉन R मतलब कंडक्टेंस मतलब चालकत्व है। हमें क्या चाहिए? हमें प्रतिरोध चाहिए। तो पलटी मारोगे तो R पैरेलल बराबर कितना आएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस। तो भैया अगर दो रेजिस्टेंस हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। कोई दिक्कत? बन जाएगा? चलो भैया ऐसे थोड़ी ना, फिर खुद दिमाग लगाओ कैसे बनेगा बेटा। अगर यहाँ 1 अपॉन R3 आ गया तो दो के जोड़े ऊपर नहीं पहुंचेंगे। R1 का भाग दोगे तो एक R1 R2 R2 R3 फिर R1 R3, ऐसा है ना। हाँ, इसीलिए तो ये दो ही का बताया मैंने, है ना। इसलिए बेटर है अगर 3 आए 4 आए तो आप तुरंत वही लगाओ। मैं तो कहूँगा, मैं तो यही लगाता हूँ, याद भी नहीं करो, सीधे ये लगाओ। चलो डन, नोट कर लो। तो ये हो गया भैया प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। सर जो श्रेणी क्रम में रहता है, सर जो प्रतिरोध रहते हैं वो कुछ ना कुछ तो एनर्जी वो करते होंगे ना। हाँ बिल्कुल करते हैं, हाँ इससे विभव में कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता भैया। विभव बढ़ता है, अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से विभव बटेगा, तभी तो पूरी एनर्जी का 12 बज गया। सर जैसे यहाँ धारा बढ़ रही है, हाँ जितनी धारा यहाँ से जाएगी उतनी ही यहाँ से आएगी। हाँ, ये बिल्कुल पक्की बात है। जितनी धारा, क्योंकि धारा नहीं खा सकते हो आप धारा हजम नहीं कर सकते हो। सर क्या खा सकते हैं? विभव, पोटेंशियल। हाँ तो सर वो उसमें तो विभव जब बढ़ता है तो जितना विभव यहाँ से जाएगा उतना नहीं आएगा वापस श्रेणी क्रम में। विभवांतर यूज होगा बेटा, पूरा यूज होगा। हाथ में 100 पुड़ी लेकर के लिखे, बोलो हाँ। अब भले 5 लोग बैठे हो, कितने लोग बैठे हो? 5 लोग बैठे हो, पक्का 100 की 100 खत्म हो जाएगी। मतलब यहां पे तुमने कितना विभव, श्रेणी की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं? श्रेणी की। देखो भैया ध्यान दो, तुमने जो क्वेश्चन पूछा है, भले यहां पे 3 लोग बैठे हैं, तुमने कितना वोल्ट लगाया? 30 वोल्ट। कितना वोल्ट लगाया? ये तीनों मिलकर के 30 वोल्ट को हजम कर लेंगे, डकार भी नहीं लेंगे। समझ गए? श्रेणी में तीनों हजम कर लेंगे 30 वोल्ट मिलकर के, समझ गए ना। और पैरेलल में सब के सब 30 वोल्ट हजम करेंगे, सब के सब। पैरेलल में सबको 30 वोल्ट मिलेगा और श्रेणी में 30 वोल्ट। अब ये रेजिस्टेंस के ऊपर है कि कौन कितने वोल्ट खाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। क्या बोलते हैं? इसको इतना ड्रॉप मिला, इसको इतना ड्रॉप मिला, इसको इतना ड्रॉप मिला। हिंदी में बोलते हैं पतित विभव, हिंदी में बोलते हैं पतित विभव। समझ में आया? हाँ सर जैसे तीनों ने 10-10 खा लिया, हाँ, कब खाएंगे? जब तीनों बराबर हैं। हाँ ठीक, 10-10 खा लिया, हाँ। उसके बाद वापस नहीं आएगा। काहे को आएगा भाई? बट गया ना। आप क्या आप सोच रहे हो? आप विभव को धारा समझ रहे हो। भैया आप विभव को धारा मत समझो, आप विभव को धारा मत समझो। यहां पर तुमने ऊर्जा लगाई, इन तीनों के लिए लगाई, तो ये ऊर्जा सीधे कहां पर आकर के अटैक करी? इन दोनों टर्मिनल के बीच में। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में कितने का भंडारा होना है? 30 वोल्ट का। बोलो हाँ या ना। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये 30 है, इसका मतलब ये जो प्लस वाला डंडा ये प्लस 30 का है, और ये माइनस वाला डंडा कितने का है? तभी तो उसको बोलते हैं विभवांतर। बैटरी किसका देने का काम करती? विभवांतर देने का, लालच। समझ गए? एक तरफ से घूसा, एक तरफ से प्यार, तभी मिलता है विभवांतर। समझ गए ना? यहाँ से घूसा मारते हैं इलेक्ट्रॉन को, भगो यहाँ से। बताया तो यार इलेक्ट्रॉन मॉडल ना इतना बड़ा डिटेल में। चलो उस पर डिस्कस नहीं करेंगे, पढ़ लेना पुराना वीडियो खोल कर। चलो भाई साहब, हो गई ये बात खत्म। बोलो डन। चलिए आगे, इसको फोटो ले लो यार इसका। चलिए अब आते हैं भाई साहब, अगला हेडिंग डालिए, सेल। लिखो सेल। रेजिस्टेंस वाला पार्ट हुआ खत्म, हाँ दूसरा पार्ट शुरू हो रहा है, सेल।
सेल, अरे सेल वो नहीं, सेल लगी है। विद्युत ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या कहलाती है? सेल। यस, लिखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को सेल बोलते हैं। हाँ, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को सेल बोलते हैं। देखो भाई साहब, ये आपके सामने बिजली के दो पोल दिख रहे हैं, ऊपर प्लस और माइनस, और बीच में बल्ब है। बीच में क्या है? बल्ब है। ये बिजली के दो सॉकेट होते हैं, समझ गए ना? ये दो सॉकेट होते हैं जिसमें जा कर के ये अपना प्लग जो होता है, एक इसमें जाता है, एक इसमें जाता है, समझ गए ना? अब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि करंट एक तार से जा कर के दूसरे तार से वापस आती है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये वाला प्लस बनाओगे तो अपने आप ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस बनेगा तो ये माइनस हो जाएगा। चार्जर को कहीं से भी लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ गए ना? क्लियर हो गया? हाँ, तो ये जो डिवाइस है ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन एक तरीके से नहीं होती है। मगर फिजिक्स में कुछ डिवाइस आएंगी जिनमें देख के कनेक्ट करना पड़ेगा कि प्लस को प्लस से जोड़ना पड़ेगा और माइनस को माइनस से जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो पंगा हो जाएगा, धूम धड़ाम हो जाएगा। अभी वो डिवाइस आएंगी जिनको अपन बोलेंगे डायोड। क्या बोलेंगे? चैप्टर नंबर 16 में आपको पढ़ाएंगे, वो डायोड होता है। तो खैर इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये प्लग है, ये प्लग का अपना एक प्लस ये है और एक माइनस वाला पोर्ट ये है। बोलो हाँ। चलो, दूर दूर बनाए हैं। अरे वो अर्थिंग है, वो उसकी काम की नहीं। अर्थिंग जहाँ पर हाई इंस्ट्रूमेंट, जब पावरफुल इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं ना अपन, तब काम की है कि मान लो कोई चार्ज बार लीक होकर के बाहर आ जाए, समझ गए ना, तो वो घले ना, हाँ समझ गए ना, वो अर्थ में चला जाए। चलो भाई देखो, ये तो ये प्लस जो है, प्लस से डायरेक्टली एक तार कनेक्ट कर दी और माइनस से डायरेक्टली एक तार कनेक्ट कर दी। ये लो भाई साहब, बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? मस्त जलेगा, लपालप जलेगा। बोलो हाँ या ना? अब भैया एक काम कर सकते हो आप, एक एक्सपेरिमेंट घर पे भी बड़े आराम से बना सकते हो, मगर फुल केयरफुल इसको रहने की ज़रूरत है। बनाते कैसे, मैं इसका वीडियो आपको भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा, उसमें से देख लेना कैसे बनाते हैं ये सिस्टम। आप घर में भी सेल बना सकते हो, बहुत सिंपल सा। कोई भी नमक ले लीजिएगा, साधारण नमक, पिसा वाला, और यहाँ पे भैया पानी रखना। पानी में आप साधारण नमक के 2 चम्मच 3 चम्मच जितने भी डालना हो डाल देना। सर कम डालेंगे तो बल्ब जलेगा? जी हाँ, कम डालोगे तो भी बल्ब जलेगा, कम देर तक जलेगा। और ज़्यादा डालोगे तो भी जलेगा, ज़्यादा देर तक जलेगा। समझ में आया? कम डालोगे तो कम देर तक जलेगा बल्ब, और ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा देर तक जलेगा। क्यों? पानी है, सामान्य पानी जो है केवल क्या है? विलायक है। क्या है? जैसे ही इसमें आप नमक डाल दोगे बेटा, वो बन जाएगा विद्युत अपघट्य। क्या बन जाएगा? जी हाँ, विद्युत अपघट्य बन जाएगा। NaCl, NaCN, LaCl बन जाएगा। NaCl का विलयन हो जाएगा, मगर NaCl उस समय तक घुलित अवस्था में रहेंगे। किस अवस्था में? घुलित अवस्था में रहेंगे, मगर आयनित नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे? आयनित नहीं रहेंगे। समझ गए ना? केवल घुलित अवस्था में रहेंगे, दोनों जोड़े में रहेंगे, मगर आयनित नहीं रहेंगे। तो क्या किया आपने? पानी लिया, पानी में 2 चम्मच 3 चम्मच नमक डाल दिया। ज़्यादा डालोगे एक्सपेरिमेंट उतना कर नहीं पाओगे, नमक खराब हो जाएगा। समझ गए ना? इसलिए नमक बचा के रखना। 2 चम्मच डाल दिए, काफ़ी है। 10 मिनट 15 मिनट के लिए काम हो जाएगा आपका। समझ में आया भाई साहब? चलो, अब क्या करो? अभी तक ये बल्ब जल रहा था अभी तक ये बल्ब जल रहा था, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है? यहाँ से कनेक्शन तोड़ दिया, यहाँ से कनेक्शन तोड़ दिया, यहाँ से कनेक्शन तोड़ दिया। यदि यहाँ से ना तोड़ो तो एक काम करो, बेस्ट होगा, ये वाला कनेक्शन आप तोड़ दो। ये वाला कनेक्शन आप तोड़ दो, ठीक है ना? और इसको भी तोड़ दो, कोई दिक्कत ना है, ये भी तोड़ दो।
बस ये दोनों कनेक्शन तोड़ दिए। बोलो अब बल्ब जलेगा क्या? नहीं जलेगा। ये तार अपने लटके हुए हैं, ये तार, समझ गए ना? क्लियर हुआ? ये तार लटके हुए हैं। एक काम करो, मतलब एक तार बिजली के एक सॉकेट से, दूसरा एक सॉकेट से, दो पटिया ले लो। क्या ले लो? दो पटिया में चम्मच बांधो। क्या बांधो? चम्मच। उस चम्मच को बांध करके, उस चम्मच को बांध करके एक इसके अंदर डिप कर दो और एक इसके अंदर डिप कर दो। समझ में आया? क्लियर हो गया? हाँ भाई साहब, वो एक अलग प्रयोग है, वो भी इससे ही जुड़ा है। समझ गए ना? एक इसके अंदर डिप कर दिया, एक इसके अंदर डिप कर दिया। बोलो हाँ या ना? एक इसके अंदर डिप कर दिया, एक इसके अंदर डिप कर दिया। दूसरा यदि, तो ये आपने इसके अंदर आपने डिप कर दिया, ठीक है। अब आप जो है, आपके पास ये बन चुके हैं दो इलेक्ट्रोड। एक बन चुका है धन क्या बोलते हो हिंदी में यार? धनाग्र। क्या बोलते हैं? धनाग्र। और हिंदी में किसको क्या बोलते हैं? ऋणाग्र, है ना? धनायन वाले को बोलते हैं कैथोड। क्या बोल? एनोड। क्या बोलते हैं? एनोड। और ऋणायन वाले को क्या बोलते हैं? कैथोड। यस। तो ये दो टर्मिनल आपके पास आ चुके हैं, दो टर्मिनल आपके पास में आ चुके हैं, ठीक है भाई साहब। ये वाले का कनेक्शन आप डायरेक्टली इससे कर दो। ये वाले का कनेक्शन आप किससे कर दो? डायरेक्टली इससे कर दो, डायरेक्टली। समझ गए ना? नहीं तो दोनों फिर आपको लेकर के टच कराना पड़ेगा, दिक्कत होगी उसमें। अब आपके पास देखिए, एक इसका जो बल्ब है, ये बल्ब है, समझ में आया? ये बल्ब है। जैसे ही आप इस तार को लेकर के इस पानी के अंदर डालोगे, खटाक से बल्ब जलने लगेगा। खटाक से बल्ब क्या होगा? जलने लग जाएगा। तो समझने वाली बात ये है, समझने वाली बात ये है कि भाई साहब देखो, इसके अंदर ये डायरेक्ट तो कनेक्टेड नहीं है बेटा। बोलो हाँ। ये डायरेक्ट कनेक्टेड है क्या? इससे नहीं है। ये डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, परंतु उसके बाद भी डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, परंतु उसके बाद भी जैसे ही आप ये डालोगे तो इसके आयन जो अंदर बने हैं, क्या बने हैं? आयन, Na+ और Cl-। तो इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन बह रहे थे तो धारा चल रही थी। अब इस आयन की वजह से, आयन के चलने की वजह से, तो इस तरफ कौन चलेगा भाई साहब? ये नेगेटिव है, मतलब धनायन चलेगा। कौन चलेगा? धनायन। ये धनायन वाला चलेगा इस टर्मिनल के पास में। समझ में आया? इस टर्मिनल के पास में कौन सा चलेगा? धनायन। और ये बल्ब अपना जलना शुरू हो जाएगा, ये आपका बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? ऑब्वियसली सर्किट बन गया। तो भैया ये जो व्यवस्था हुई, इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? सेल। क्या बोलते हैं? अब एक बात मैं आपको बताऊं, आपके पास ये जो इसके ये वाले टर्मिनल की डंडी है, आप इस डंडी को जितना पास में लेके आओगे, बल्ब उतना तेज जलेगा। बल्ब जितना पास में लेकर के आओगे, बल्ब उतना तेज जलेगा। कारण बता सकते हो क्यों? क्योंकि जितने सारे आयन, ये मान लो आपके पास ये बल्ब का टर्मिनल है, इससे एक चिमटा जुड़ा हुआ है या चम्मच जुड़ा हुआ है। आप जैसे उसको लेकर के आप डिप करें, लकड़ी का पटिया मैंने इसलिए बंधवा दिया था कि आप डायरेक्ट हाथ से ना टच कर दो, नहीं यहाँ पे के अंदर करंट दौड़ जाएगा। समझ गए ना? तो जैसे ही आप जाओगे तो क्या, बहुत सारे आयन हैं, बहुत सारे आयन हैं। तो जितना पास में रहोगे तो उतने सारे आयन जाएंगे। आयन किसका स्वरूप है? इलेक्ट्रॉन का। किसका स्वरूप है? और जितना दूर करते जाओगे, जितना दूर करते जाओगे उतनी कम धारा बहेगी, उतने कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, तो बल्ब आपका उतना मद्दा होता जाएगा। पास में जाओगे तो बल्ब तेज होता जाएगा, और दूर जाओगे तो बल्ब कमजोर होता जाएगा। बोलो हाँ। नमक और डाल दिया, नमक और डाल दिया। भैया नमक किसका काम कर रहा है यहाँ पर? विद्युत अपघट्य का। किसका काम कर रहा है? आयन कौन दे रहा है भाई? जल तो आयन होने वाला है नहीं। जल क्या है? अध्रुवीय है। जल क्या है? अध्रुवीय वो होते हैं जिनका आयनन नहीं होता है। तो जल का आयनन तो होना नहीं है, तो आयनन किसका होना भाई साहब? नमक का। किसका होना है? तो जो आयनित होता है उसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य। तो अगर और ज़्यादा नमक डाल दोगे तो क्या करंट, आयनन और बढ़ जाएगा, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चलेंगे। इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणायन, इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणायन, और ऋणायन ज़्यादा चलेंगे मतलब धारा ज़्यादा बनेगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अरे यही है भैया विद्युत सेल, इसी को बोलते हैं सेल। यही डिवाइस है, यही। हाँ, सेल अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ये बात जरूर यहाँ पे मैं बोलूँगा कि यहाँ पर आपने जो स्टोर वाली बात नहीं मैंने दिखाई है ना? परंतु बिना विद्युतीय माध्यम के
बिना विद्युतीय माध्यम के। अरे तो यार इसको स्टोर करके रखवा दो। देखो हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हम आपको यहाँ पर मैं आपको जो है सेल की प्रक्रिया बता रहा हूँ कि सेल में बिना धात्विक कनेक्शन के आयन की वजह से विद्युत धारा फ्लो होती है। विद्युत धारा क्या होती है? फ्लो होती है। और आप जिस तरफ जा रहे हैं उसके दो अलग अलग विषय हैं, एक सेल की चार्जिंग और दूसरा डिस्चार्जिंग। बोलो भाई साहब, सेल की चार्जिंग और दूसरा डिस्चार्जिंग। समझ गए? अब मान लो आपके पास चार्ज्ड सेल है। कैसा सेल है? 4 सेल। वो एक अलग चीज आ गई है, वो भी है 4 सेल है। देखिए क्या है भैया, 4 सेल में 2 प्लेट होती हैं। 4 सेल में 2 प्लेट होती हैं, हाँ या ना? हम इन प्लेटों को ये प्लस दे करके और ये माइनस दे करके धन और ऋण बनाते हैं। बोलो हाँ। मगर चार्ज में ऑलरेडी इनको चार्ज करके ऑलरेडी इसके पास सारे धनायन लपेट देते हैं, पास पास में लपटे रहते हैं, बिल्कुल तड़पते रहते हैं कि कोई आए और हम यहाँ से भागें। बोलो हाँ। तो ये बन जाता है एनोड, धनाग्र, सेल का ऊपर वाला हिस्सा। और यहाँ पर इनको चार्ज करके पूरे के पूरे ऋणात्मक इकट्ठा कर देते हैं। बोलो हाँ या ना? जैसे ही तुम बाहर कनेक्शन करते हो बल्ब का, बल्ब जलने लगता है, मतलब आयन ट्रांसफर होने लगते हैं। समझ में आया? अब जैसे जैसे आयन ट्रांसफर होते जाएंगे आयन खत्म होते जाएंगे। भैया ऋण वाले पहुंच गए इसके पास, प्लस वाले पहुंच गए इसके पास, और सेल डिस्चार्ज हो जाएगा। सेल क्या हो जाएगा? अगर आपके पास रिचार्जेबल बैटरी है तो फिर से उसको चार्ज करेंगे। बोलो हाँ। रिचार्जेबल बैटरी तो फिर से उसको क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। समझ में आई बात? बट है ना? तो इस तरीके से फेल से सेल को रिचार्ज किया जाएगा। तो ये वो सेल है जिसके बारे में आप पूछ रहे थे। बट मैंने यहाँ पर सेल के कंसेप्ट की बात करी थी। देखिए यहाँ भी बाहर तो कनेक्शन है, मगर ध्यान से देखिए कनेक्शन कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? मेटेलिक रूप से, मेटेलिक धात्विक रूप से ये कनेक्शन क्या है? इनकम्प्लीट। क्योंकि ये तो कनेक्टेड है मगर इन दोनों के बीच में फिजिकल कोई संबंध, भौतिक रूप से इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। फिर भी धारा चमत्कारिक रूप से बह रही है, क्योंकि विलयन के अंदर इलेक्ट्रॉन का काम कौन कर रहे हैं? धनायन। और आई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं इसको? कैसा भी, कांच का ले लो, है ना? इस व्यवस्था में कांच का ले लो, टब ले लो, कुछ भी ले लो, मगर अलग अलग प्रकार के जब सेल बनाए जाते हैं वो एक अलग विषय है, उसको हम चर्चा नहीं करना, वो केमिस्ट्री का विषय है। अलग अलग सेल, डेनियल सेल, लकलांसी सेल, शुष्क सेल, अलग अलग प्रकार के सेल होते हैं। उनके लिए पात्र भी फिर अलग अलग होते हैं। समझ में आया भाई साहब? जो आप सेल लेकर के आते हो, एवर रेडी सेल, नोविनो, जो भी सेल आते हैं आपके, निप्पो फिप्पो, जो सेल आते हैं उसमें देखा होगा आपने, ऊपर का स्टील का तो रहता है धन, हाँ या ना? और ये जो पूरा का पूरा जैकेट जो रहता है, जो जिंक का रहता है, किसका रहता है? जिंक का जैकेट रहता है, वो पूरा का पूरा माइनस होता है। जरूरी नहीं कि आप इसको नीचे ही टच करो, आप उसको यहाँ टच कर दोगे तो भी आपका बल्ब जलेगा, आप उसको यहाँ टच कर दोगे तो भी आपका पूरा तो कवर रहता है यार। फाड़ के नहीं देगा कभी सेल को, उसका प्लास्टिक का कवर उतार करके देखा करो उसको। समझ गए ना? ब्लैकिश कलर का, ग्रे कलर का, किस कलर का? ग्रे कलर का, तो वो जिंक होता है। क्या होता है? चलो समझ में आया नहीं आया? समय क्या हो गया भैया? आज हमने घड़ी नहीं पहनी है, देख लो भाई। आज शूटिंग है तुम्हारी? थोड़ी और पढ़ा दें। चलो भाई साहब, ये हो गया अपने पास सेल की बात। तो सेल में आपने देखा, सेल में मेहनत किस चीज की है? सेल में मेहनत है आयन के धन आग्र से ऋणाग्र तक जाने की, और ऋणायन के ऋणाग्र से धनाग्र तक आने की। बोलो हाँ या ना? जब आयन धनाग्र से ऋणाग्र चलता है और ऋणाग्र से धनाग्र चलता है तो बीच में क्या भरा हुआ है? बोलो। कहाँ जिंक यार, कहाँ पहुंच गए तुम? अरे इस पे आ जाओ। पानी भरा है और नमक भरा है, पानी भरा है और नमक भरा, विद्युत अपघट्ट बना है। तो जो धनायन है जब वो चलता है, तो जब वो चलेगा तो उसका पंगा दो लोगों के साथ होगा। एक तो पानी के साथ, पानी के भी अणु है। बोलो हाँ या ना? भैया हमको आप दिखाई देते हो क्योंकि हम आपके क्रम के व्यक्ति हैं, मगर आयन को आयन दिखाई देते होंगे, हाँ या ना? ये चल रहा है धनायन, बीच में धनायन मिला। बोले काय कहाँ जा रहे? अरे यार प्लेट जा रहे हैं। बोले रुको तो ना, 2 मिनट बातचीत करो, काय भगे जा रहे हो? बोले जान तो दे यार, खसक के बगल से निकल गया। उधर से ऋणायन आया बिल्कुल दौड़ाते हुए, चलो इधर जाना है, दोनों बीच में टकरा गए, धम।
घूम गए, अल्टी पल्टी हो गए, समझ गए ना, फिर संभले, फिर भगे, फिर कौन, पानी। देखो किससे किससे लड़ाई हुई, धनायन की धनायन से हुई, धनायन की ऋणायन से हुई, और धनायन की पानी के अणु से हो रही है, जो माध्यम है, जो क्या है, माध्यम है। भैया तैरने भी है तो पानी तो चाहना ही पड़े ना, तैरना है तो पानी चाहना ही पड़ेगा, उसी में तैर पाओगे, और वही परेशान करता है आपको, वही पानी आगे नहीं बढ़ने देना, मगर तैरना भी उसी में है। तो आयन को पानी का भी H2O के जो अणु बड़े बड़े हैं, 2 हाइड्रोजन के गोला और 1 ऑक्सीजन के गोला, पढ़े हो गए 11th क्लास में, कौन सा शेप होता है, वी शेप। कौन सा शेप, हाइड्रोजन अणु, पानी के अणु का आकार क्या होता है, वी शेप। बिल्कुल नहीं पढ़ो, अरे का भगवान, हमें अभी तक याद है यार, पानी के अणु का आकार वी शेप होता है, समझ गए। अब शंख H2O, हाँ एनएल पूरा एक्सपेरिमेंट से आता है, अब छोड़ो ये केमिस्ट्री की बात है, हम नहीं आता, हमको नहीं आती केमिस्ट्री। तो भैया वी शेप का आकार होता है पानी के अणुओं का। तो जब ये इससे भी टकराएंगे तो दिक्कत होगी कि नहीं होगी, मतलब सेल के अंदर आयन को एक टर्मिनल से, एक धनाग्र से ऋणाग्र या ऋणाग्र से धनाग्र में जाने पर, कैथोड से एनोड या एनोड से कैथोड में जाने पर दिक्कत का, परेशानी का सामना करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता। इसलिए सेल का एक प्रतिरोध होता है जिसको बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, जी हाँ, वो कहलाता है आंतरिक प्रतिरोध। तो जब आप सेल लेकर के आते हो मार्केट से, तो उसके ऊपर जो आपको शुद्ध वोल्टेज मिलता है, बिल्कुल नेट वोल्टेज, नेट वोल्टेज वो मिलता है, वो कहलाता है ईएमएफ। ई क्या बोलते हैं, ईएमएफ क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल। ईएमएफ का मतलब विद्युत वाहक बल। परंतु जैसे ही तुमने इसको लगा करके, देखो भैया बहुत अच्छे समझना, ये प्लस है, ये माइनस है, अभी तक बल्ब लगा है, बल्ब कह रहा हम जलेंगे, हम जलेंगे, हम होंगे कामयाब, अभी तक जले नहीं है, सो बोल रहे हैं हम जलेंगे, हम जलेंगे। हमारे क्रॉस में कितना लगा है, ई, यानी कितना लगा है 1.5, बोलो हाँ या ना, 1.5। अब इस सेल को मोटे तौर पे देखा जाए तो इस सेल के अंदर 2 चीज़ हैं, एक तो लगी है बैटरी, बोलो हाँ। अब एक सेल का छोटा सा नन्हा सा आंतरिक प्रतिरोध होगा, स्मॉल आर, बोलो हाँ, और ये बड़ा प्रतिरोध पापा जी, कैपिटल आर, बोलो हाँ या ना। अब जैसे ही तुमने स्विच लगा दो भैया, ये स्विच खुला है, अभी तक सेल क्या चिल्ला रहा है, ये बल्ब क्या चिल्ला रहा है, हमारे क्रॉस में कितना लगा है 1.5, हमें पे कितनी बैटरी लगी है 1. सेल भी कह रहा हमारे पास 1.5 की ताकत है। तो 1.5 का क्या 1.5 उगल देगा, कभी नहीं उगल पाएगा, क्योंकि ये जो अंदर के इलेक्ट्रॉन आयन माथा फोड़ी कर रहे हैं, इनको एनर्जी कौन देगा, इनको भी तो एनर्जी उसी से मिलनी है। तो जैसे ही करंट तुमने स्विच ऑन किया, बोलो हाँ, करंट स्टैब्लिश हुई, बोलो हाँ, कितनी करंट मान लो आई, कितनी हो गई आई। अब आई इस आर से जाएगी तो पहला विभवांतर गिराएगी आई आर, बोलो हाँ, नहीं गिराएगी भैया। टोटल विभव आपने ई लगाया है, लगाया है, कुल विद्युत वाहक बल कितना लगाया है ई, ई में से आई आर इसको मिलेगा, बोलो हाँ। फिर करंट लौट करके जब वापस दिखेगी, ओ ये तो हमारे वाले हैं, तो ये जो छोटू रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये भी अपने हिस्से का थोड़ा सा मसाला लेगा, बोलो हाँ। करंट कितनी है आई, और रेजिस्टेंस कितना आर, करंट मैंने कैपिटल आई लिखी, रेजिस्टेंस कितना आर, बोलो हाँ। आया समझ में, मतलब ई का भंडारा 2 जगह 2 रूप में हुआ है, ई का भंडारा 2 रूप में हुआ है। इस अंदरूनी ईएमएफ का, विद्युत वाहक बल का 2 लोगों ने खाया, बोलो हाँ। अंदर खुद सिस्टम ने और बाहर, अंदर सिस्टम ने खाया और खुद बाहर खाया। तो ई 2 लोगों में बढ़ गया, 2 रूप में बढ़ गया। पहला वी इंटरनल, पहला क्या बढ़ गया बेटा, प्लस वी एक्सटर्नल, बोलो हाँ। वी इंटरनल प्लस वी एक्सटर्नल, तो ई बराबर वी इंटरनल क्या होगा, करंट कितनी और रेजिस्टेंस कितना, स्मॉल आर, इसको कुछ लोग RINT भी लिखते हैं, आंतरिक, इंटरनल मतलब आंतरिक, और इसको क्या लिखते हैं V बराबर IR। बोलो आया समझ में, नहीं आया, आ गया। तो I इंटू आर इंटरनल प्लस आर, क्लियर हो गया। अब मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, बोलो हाँ, कोई दिक्कत। चलिए, तो E बराबर I कॉमन ब्रैकेट में क्या R प्लस आर, तो I बराबर कितना होगा E अपॉन R प्लस आर। समझ में आया, देख लो भैया। अभी तक कुल धारा कितनी पढ़ते थे, अभी तक कुल धारा पढ़ते थे I बराबर V बाई आर, अभी तक क्या पढ़ते थे I बराबर, मगर सेल के केस में जो कुल धारा होती I बराबर कुल कितना लगाया, खाने वाले कितने लोग
आर प्लस आर। समझ में आया ना, समझ में आया, गोल सरपट। चलो तो ये डायग्राम बनाओ और ये बनाओ, समझ गए ना। ये धारा और विद्युत वाहक बल में संबंध है, नोट कर लो। लिखो भैया, सेल की धारा, हेडिंग डालो, सेल से जाने वाली धारा एवं विद्युत वाहक बल में संबंध है। ये डायग्राम काम का है, मतलब सेल के अंदर दो चीज होती हैं, एक बैटरी के अंदर दो चीज होती हैं, एक उसका विद्युत वाहक बल और दूसरा उसका आंतरिक प्रतिरोध है। ये डायग्राम को थोड़ा सिस्टमैटिक बना दूं, क्यों? चलो सिस्टमैटिक बना देता हूं जैसा आप लोग को पसंद है। ये बैटरी, ये सेल है टोटल, कहां तक सेल है? यहां तक, यहां तक सेल है, हाँ है ना। ये सेल के साथ में छोटा सा क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। आई बात समझ में ना, मतलब सेल की बैटरी, विद्युत वाहक बल और उसके रेजिस्टेंस को मिलाकर के क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। समझ गए? अकेले ये टर्मिनल कितना देगा? ई। कितना देगा? ई। मगर दो टर्मिनल के अक्रॉस, ये ए है और ये क्या है? बी है। इसके अक्रॉस आपको क्या मिलेगा? वी। क्या मिलेगा? वी। क्योंकि जब करंट चलेगी तो इस ई में से थोड़ा सा आई आर ये खा लेगा। क्या खाएगा कि नहीं खाएगा? खाएगा कि नहीं खाएगा? भूल गए बच्चे लोगों? देख लो भैया, जब करंट चलेगी आपके पास ई है, फिर से बता देता हूं, चलो 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 चलो। ये बाहर बल्ब लगा है, बल्ब का मतलब प्रतिरोध आर, बोलो हाँ। बल्ब का मतलब प्रतिरोध आर। चलो चलो ध्यान से देखना, करंट चली आई, इस बार स्मॉल ले कैपिटल लेता हूं, बोलो हाँ। चलो भाई साहब, यहां से करंट चली, मतलब कुल कितना लागत लगाया भाई साहब ने? ई। अब ई का भंडारा दो जगह पे हुआ है, ई का भंडारा दो जगह पे हुआ है, बोलो हाँ। ई का एक भंडारा इस टर्मिनल के ऊपर हुआ है, बोलो हाँ, क्योंकि करंट चलेगी। ये टर्मिनल ए बी है तो ये भी टर्मिनल क्या है? ए बी, हाँ है ना। अब करंट कितनी जा रही है? आई। तो ये टर्मिनल ए बी है तो एक बाहर वोल्टेज गिरा है वी, बोलो हाँ। बाहर वोल्टेज इसके अक्रॉस में कितना गिरा? वी। देखो इस टर्मिनल के अक्रॉस में कितना मिलेगा? वी। इसके भी अक्रॉस में क्या कहलाएगा? वी, क्योंकि ये वी है तो ये भी कितना है? वी। और वी बराबर कितना होगा? आई इंटू आर। वी बराबर आई इंटू आर। प्लस धारा आने के बाद ये छोटा सा ये भी खाएगा वोल्टेज, ये इसमें भी खाएगा, तो कितना होगा? वी इंटरनल। क्या आएगा? वी। समझ में आया कि नहीं आया? कहो भाई। भाई दो लोग हैं, ई को बांटने वाले दो लोग हैं, एक तो बाहर वाला। चलो ई बराबर, बोलो वी कितना होगा बेटा? वी बराबर आई आर। समझ में आ गया? ई बराबर ई बराबर आई आर प्लस आई स्मॉल आर, बोलो हाँ। नहीं आया? आई इंटू स्मॉल आर, ठीक है। चलो है ना। अब आई को कॉमन लेके आप वो धारा बना लो, वो जो मैंने बना दिया। अब एक चीज और देखो, अगर यहां से इसी रिलेशन को देखो, V बराबर कौन सा? ये वाला V बराबर E माइनस क्या? V इंटरनल, बोलो हाँ। मतलब बाहर वाले को मिलने वाला भोजन, बाहर वाले को मिलने वाला विभवांतर, वही भोजन है उसका, बाहर वाले को मिलने वाला विभवांतर V बराबर क्या? कुल विभवांतर, कुल विद्युत वाहक बल, बोलो हाँ। और माइनस क्या? V इंटरनल। बेटा ध्यान से देखना, अभी लॉजिक पकड़ में आएगा, इनटू आई आर। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? ये कहलाता है सेल समीकरण। क्या कहलाता है? V बराबर E माइनस आई आर। यार फीलिंग पकड़ो, मैं फीलिंग पकड़ाने का प्रयास कर रहा हूं। V बाहर मिलने वाला वोल्टेज, यार ये देखो इस टर्मिनल के अक्रॉस मिलने वाला वोल्टेज कितना है? V, जो इसको मिलेगा, जिससे आपका कूलर, पंखा, हीटर, एसी चलेगा। बाहर मिलने वाला वोल्टेज बराबर कुल लगाया गया, कुल लगाया गया कितना? E माइनस किसने खा लिया? छोटू ने खा लिया, आर। आई इंटू आर मतलब क्या? वी इंटरनल। नहीं आया समझ में? यस। तो ये अपना सेल समीकरण कहलाता है। समझ गए? वो दे दनादन पिक्चर देखी तुम लोगों ने? उसमें राजपाल यादव रसगुल्ला लेके चोरी करता है, वो बाथरूम में जाता है, 10 लेके चलता, 8 बजाता, 2 खा लेता, बोलो हाँ। हाँ या ना? वो रसगुल्ले में जा करके बाथरूम में पहले खा लेता है, सर्व करने जाता होटल में और जाके 2 खा लेता। तो वो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। बाहर मिलने वाला, जो होटल में रहते हैं लोग, उनको मिलने वाला कुल वोल्टेज बराबर कुल कितना लेके चला था? ई। हाँ या ना? और खुद 2 पेट में डाल लेता है, तो वो आई इंटू कितना? आर। क्योंकि भैया वोल्टेज में से वोल्टेज ही तो घटेगा, ये कुल वोल्टेज है, ईएमएफ शुद्ध, और माइनस खुद की खपत, तो ई माइनस कितना? आई इंटू
आर। अब आया समझ में? हाँ, तो क्या है टर्मिनल वोल्टेज? अभी लिख लो इसको अच्छे से, अब इसको यहीं पर लिखो, नहीं भूल जाओ घर जाके। हाँ बिल्कुल सही है, और 10 का सामान लेकर के आ गए, बिल्कुल वही वाली फीलिंग है भाई साहब। अपन भी तो अपना कमीशन लेंगे ना, अपना भी तो इंजन काम कर रहा है, लेना ही चाहिए, लेना ही चाहिए बिल्कुल। तो ये भाई साहब सेल समीकरण, और विद्युत अपघट्ट के बारे में डिटेल में चर्चा होगी। चलिए तो एक होमवर्क लिखिए, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं? दिग्दर्शिका पेज नंबर 62 का क्वेश्चन लघुत्तरीय, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं? एवं सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? एवं सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध कुछ कारकों पर निर्भर करता है, मैं बोले देता हूं मगर आप पढ़ के आएंगे स्वयं। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी पर दूरी बढ़ जाएगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, दिक्कत बढ़ जाएगी। प्रतिरोध के बीच की दूरी बढ़ गई, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरा, इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड का, ये प्लेटें जितनी बड़ी बड़ी होंगी प्रतिरोध उतना कम होगा। समझ में आया? धनायन डुबकी मारेगा, आड़ी टेढ़ी पट्ट से पहुंच जाएगा, मजे हो गए धनायन के, मजे हो गए ऋणायन के, हाँ या ना? तो प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। यस, क्षेत्र। तीसरा, विद्युत अपघट्ट की सांद्रता, हाँ या ना? जितना शक्कर डालो मिठास उतना ही बढ़े कि घटे? बढ़ेगी। ऐसा ही जितना विद्युत अपघट्ट घोलोगे उतना ही आयन बढ़ेंगे, बोलो धनाधन, हाँ या ना? तो 2 चम्मच नमक में कम आयन थे, 10 चम्मच में ज़्यादा होंगे, हाँ या ना बेटा? यस, तो ये हो गया विद्युत अपघट्ट की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा? प्रतिरोध, बोलो बढ़ेगा घटेगा? घटेगा ना। सांद्रता बढ़ गई मतलब आयन बढ़ गए, आयन बढ़ गए मतलब धारा बढ़ गई, प्रतिरोध घट गया, है ना? आयन बढ़ेंगे, सांद्रता बढ़ाओगे, प्रतिरोध घटेगा। यस, आज सही बोल रहा हूं। अगला, तापमान बढ़ाने पर, तापमान बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? कमेगा कि बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ये वो नहीं है बेटा, ये मेटल नहीं है, घटेगा। तापमान बढ़ाने पर अणुओं के बीच का जो लगाव होगा धनायन ऋणायन का, वो कमजोर पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा भैया? खोलने लग जाएगा, ये आयनों के अंदर गर्मी भर जाएगी, बोलो हाँ। अब ये लूज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? लूज हो जाएंगे, बोलो यस और नो। तो इसलिए इनका तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? आंतरिक प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? चलिए, तो आज ये सेल का इंट्रोडक्शन हो गया है, कल चलेगी पूर्ण महिमा सेल की, कल पूरी सेल की महिमा का